Good morning, student. I am Manish Kumar. Today I am teaching the topic in OBG, that is ectopic pregnancy. Okay, so ectopic pregnancy means when the fertilized ovum is implanted in outside of uterine cavity. ठीक है, तो यूट्राइन कैविटी जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यूट्राइन कैविटी, ठीक है, जो सेंटर वाला एरिया है, उसके अलावा अगर फर्टिलाइज जो ओवम है वो किसी और पार्ट में एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट हो रहा है, लाइक ट्यूब में, ओवरी में, ठीक है, या सर्विक्स में, तो ये कंडीशन कहलाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है? Same is definition. An ectopic pregnancy is one in which the fertilized ovum is implanted and develop outside of the नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। ठीक है, जब वो यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट नहीं होता है फर्टिलाइज ओवम, उसके अलावा एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होता है, डेवलप होने लगता है, तो ऐसा कंडीशन कहलाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, जबकि वो डेवलप होता है लेकिन वो सिस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, वो एम्ब्रियो फॉर्म में नहीं होता है, क्लॉट्स फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? Incidence of ectopic pregnancy. Recent evidence indicates that the incidence of ectopic pregnancy has been rising in many countries. बहुत सारी कंट्री में कॉमन है, लाइक यूएसए, यूके, ठीक है। फ्रांस में 1000 प्रेगनेंसी है तो 15 लोगों को एक्टोपिक की शिकायत रहती है, ठीक है। इंडिया में 100 डिलीवरी हो रही है, 100 पेशेंट आ रहे हैं तो एक पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहता है, ठीक है। रिकरेंट रेट 15% आफ्टर फर्स्ट मीन्स दोबारा होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। एक बार अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो दोबारा होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे अगर फर्स्ट टाइम एक एक्टोपिक हुआ है तो सेकंड 15% चांसेस रहता है वुमन को कि फिर से वो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर जिनका फर्स्ट एक्टोपिक था, फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्टोपिक था, ठीक है, फिर उसको ट्रीटमेंट कर लिए, फिर सेकंड भी एक्टोपिक हो गया वुमन का, फिर ट्रीटमेंट कर लिए, तो थर्ड भी एक्टोपिक होने का 25% चांस रहता है। क्लियर है? तो रिकरेंट मतलब दोबारा होने का चांसेस, अगर फर्स्ट बार हुआ है तो 15% चांसेस रहता है, अगर सेकंड बार हुआ है तो 25% चांस रहता है। क्लियर? नाउ इम्प्लांटेशन साइट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कौन कौन से साइट है जहाँ पर फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट होता है, ठीक है। ये क्लियर नहीं है, आगे की स्लाइड में और अच्छे से क्लियर आपको मैं शो करूँगी, ठीक है। तो इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन होता है और यूट्राइन। यूट्राइन कैविटी में भी इम्प्लांट होता है अगर एबनॉर्मल साइट में अगर इम्प्लांट हो रहा है तो, लाइक सर्विक्स में जा रहा है, ठीक है, इम्प्लांट हो रहा है तो वो एक एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन है। एंगुअल रीजर एंड कॉर्नुअल मतलब एकदम कॉर्नर एरिया, एंगुअल कॉर्नर वाला एरिया, ठीक है, वो शो करूँगी पिक्चर से। एक्स्ट्रा यूट्राइन में ट्यूबल मोस्ट कॉमन है। 97% जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो जनरली ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ओवरी एंड एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमिनल में भी एबनॉर्मल साइट है, लाइक प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी मतलब फंडस के ऊपर, यूट्रस के ऊपर साइड में इम्प्लांट हो जाता है कई बार फर्टिलाइज ओवम। सेकेंडरी में दो है, इंट्रापेरिटोनियल या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, मतलब ट्यूब के ऊपर वाला इंट्रा पेरिटोनियल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेलिपिन ट्यूब के नीचे हिस्से में अगर इम्प्लांट हो रहा है तो, ठीक है। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी जो 97 कॉमन होता है परसेंट, ठीक है, उसमें ट्यूब के अलग अलग पार्ट में इम्प्लांट होता है, ठीक है। एबनॉर्मल साइट में एम्पुला में हो सकता है, वहाँ इम्प्लांट होकर डेवलप होने लगता है। इस्थमस, इन्फंडिबुलम एंड इंटरस्टिशियल पार्ट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, पहले वाला पिक्चर अगर क्लियर नहीं है तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हो। इम्प्लांटेशन साइट दो होते हैं, यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन। यूट्राइन कैविटी में सर्वाइकल रीजन, एंगुअल एंड कॉर्नुअल। एक्स्ट्रा यूट्राइन में ट्यूबल जो 97% कॉमन है, एंड ओवरीन एंड एब्डोमिनल, ठीक है। ट्यूबल में अलग अलग पार्ट में इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल साइट में एम्पुला में मोस्ट कॉमन 55%, इस्थमस, इन्फंडिबुलम, इंटरस्टिशियल पार्ट। अब मैं आगे की मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। एब्डोमिनल में पहले मैंने बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी में इंट्रापेरिटोनियल एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ये वाले पिक्चर में आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा है। जैसे फर्स्ट, जहाँ सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए वो फैम्ब्रियल, ठीक है,
फैम्ब्रेल, वहाँ इम्प्लांटेशन हो रहा है फर्टिलाइज ओवम, ठीक है। फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ट्यूब का, वो जगह पे इम्प्लांट होता है कई बार, ठीक है। सेकंड इज एम्पुलरी, जो लिखा है एम्पुला, ठीक है, वो वाला पार्ट एम्पुला है, ठीक है। ये सब आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूट्रस का, ट्यूब का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी उस टाइम पे आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग के पोर्शन में, ठीक है। नाउ इस्थमस पार्ट कौन सा होगा, जो बीच का जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है लंबा सा, वो इस्थमस है, ठीक है। एंड इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं 4 नंबर में जो है इंटरस्टिशियल पार्ट, जहाँ से ट्यूब जुड़ा हुआ है यूट्रस से, ठीक है, एकदम कॉर्नर वाला हिस्सा, ठीक है, वो वाला इंटरस्टिशियल पार्ट है। देन फिफ्थ देखिए, उसमें लिखा हुआ है ओवरीन, वो फर्टिलाइजर वहाँ इम्प्लांट अगर हो रहा है। 6 जो सर्विक्स में अगर इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। नाउ 7 इज ए कॉर्नियल पार्ट, जो कॉर्नियल और एंगुलर पार्ट में बोली थी, वही वाला हिस्सा है, ठीक है, एकदम कॉर्नर वाला हिस्सा 7 नंबर वाले में देखिए, ठीक है, वही उसी के नीचे जस्ट अगर इम्प्लांट हो रहा है तो वो एंगुलर हो जाएगा, क्लियर है। नाउ 8 इज अ सेकेंडरी एब्डोमिनल, ठीक है। 8 पर कई बार क्या होता है, कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ट्यूब में परफोरेशन रहता है, होल हो जाता है, तो क्या होता है फर्टिलाइज ओवम उस होल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में जाके इम्प्लांट हो जाता है। अगर वो फर्टिलाइज ओवम बिल्कुल फंडस के ऊपर, यूट्रस के ऊपर जस्ट इम्प्लांट हो रहा है 10 नंबर में देखिए, तो वो प्राइमरी एब्डोमिनल होगा इम्प्लांटेशन, ठीक है। अगर वो जस्ट ट्यूब के ऊपर इम्प्लांट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एब्डोमिनल, ठीक है। और जस्ट नीचे इम्प्लांट हो रहा है 9 नंबर में देखिए, वो ब्रॉड लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स मतलब जो ओवरी और ट्यूब के बीच में जो लिगामेंट्स रहते हैं वहाँ इम्प्लांट हो जाते हैं, क्लियर है। ना इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नॉर्मल साइट फॉर द बेबी टू ग्रो, मतलब कौन सा साइट है इम्प्लांटेशन के लिए, नॉर्मल, ठीक है, जिससे बेबी वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो वाला साइट है बिल्कुल सेंटर यूट्राइन कैविटी का, जहाँ बेबी को इम्प्लांट होना है, ठीक है। उसके अलावा अगर अलग अलग पार्ट्स में अगर इम्प्लांट हो रहा है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। नाउ मोस्ट कॉमन ट्यूबल प्रेगनेंसी है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी को डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, सिंपल है ट्यूबल प्रेगनेंसी का, व्हेन द फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इन ट्यूब, ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। उसके बाद आप इटियोलॉजी लिखेंगे, उसकी ये इटियोलॉजी सभी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इटियोलॉजी, फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइज ओवम इज रिमेन इन द ट्यूब, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ट्यूब में वो रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है और वहीं पर फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट हो जाता है और डेवलप होने लगता है, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं, डिले इन माइग्रेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम टू द यूट्राइन कैविटी, मतलब जो फर्टिलाइजर ओम है माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो खसक खसक के नीचे कहाँ जाना चाहिए, यूट्राइन कैविटी में, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है। वो एक कंडीशन हो सकता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी अगर डिजीज है वुमन को, तो वो एक कॉजेज है जिसके कारण ट्यूबल प्रेगनेंसी हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, किसी कारण वाल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो रहा है, ठीक है, लाइक वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज़ किए हैं, वो फेल हो गया और वो किसी तरह से कंसीव कर ली, तो एबनॉर्मल साइट में वो इम्प्लांट हो सकता है फर्टिलाइजोम, ठीक है। स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, इससे पहले अगर वो ऑपरेशन हुआ है, लाइक ट्यूब कटिंग, ट्यूब को कट कर ट्यूबोक्टॉमी हुआ है, कई बार ऐसे होता है ट्यूब को कट नहीं करते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं रबड़ बैंड से, ठीक है, तो वो ओपन हो गया है और किसी तरह से वो कंसीव कर ली है, लेकिन इम्प्लांटेशन साइट में नहीं हो पाया है, ट्यूब में डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो एक कंडीशन होगा। यूज ऑफ प्रोजेस्ट्रिन ओनली पील्स, अगर पील्स ले रही हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स ले रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स ले रही हैं, लेकिन फिर भी वो कंसीव कर ली है, ठीक है, तो उसके कारण हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मल साइट में अगर डेवलप हो रहा है तो, ठीक है। ट्यूबल सर्जरी हो सकता है, इससे पहले ट्यूबल सर्जरी हुई हो, ट्यूब सर्जरी हुई है, जिसके कारण ट्यूब में रैशेस आ गए हैं और वो माइग्रेट नहीं हो पा रहा है फर्टिलाइजोम, और ट्यूब में ही वो इम्प्लांट हो और डेवलप होने लगेंगे, ठीक है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। किसी पेल्विक सर्जरी हुई है, ठीक है, तो नॉर्मल साइट में फर्टिलाइजोम नहीं जा पा रहा है, एआरटी ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर
आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, पेशेंट का, तो वो एक कारण होता है, ठीक है, जिसमें क्या जो डॉक्टर्स रहते हैं क्या करते हैं, फर्टिलाइज करने के बाद डायरेक्ट ट्यूब में वो इम्प्लांट करते हैं, तो ट्यूब के थ्रू वो यूट्राइन कैविटी में न जाता है, जो ओवम वो वहीं रह जाता है, तो ये एक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द etiology ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अदर कॉजेज लाइक प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इससे पहले अगर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो मोस्ट चांसेस है दोबारा होने का है, ठीक है। प्रायर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इससे पहले अगर अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो चांसेस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। डेवलपमेंट डिफेक्ट ऑफ ट्यूब, ट्यूब का डेवलपमेंट ही डिफेक्ट हुआ है, शॉर्ट ट्यूब है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। क्लियर है? Now, clinical features of ectopic pregnancy means sign and symptom of pregnancy, जिसमें acute ectopic means acute ectopic मतलब अभी just ectopic implant हुआ है और bleeding start हुआ है, ठीक है। तो ऐसे acute में symptoms क्या रहेंगे? short period of amenorrhea 6 to 8 weeks, ठीक है, 6 to 8 वीक्स तक एमनोरिया रहेगा, मेंसेस नहीं आएगा वुमन को, एब्डोमिनल पेन रहेगा, कॉलिकी इन नेचर, ठीक है, इन नेचर बिकॉज ऑफ डिस्टेंशन ऑफ द ट्यूब बाय द ब्लड, ठीक है। एब्डोमिनल पेन रहेगा क्योंकि ट्यूब में डिस्टेंशन रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइज ओवम वहाँ इम्प्लांट हुआ और डेवलप होने लगा है, ठीक है, वो ट्यूब में तो डिस्टेंशन होने लगता है, जिसके कारण उनको सीवियर पेन होने लगेगा, कॉलिकी इन नेचर, वजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज लाइटली एंड डार्क कलर, एक्सपल्शन ऑफ डेसिडुअल, ठीक है, स्लाइटली ब्लीडिंग रहेगा, धीरे धीरे से स्टार्ट होगा, फीलिंग ऑफ नोशिया, वॉमिटिंग एंड फेंटिंग अटैक, ठीक है, नोशिया वॉमिटिंग रहेगा, ठीक है, किसी चीज़ में अगर कुछ चीज़ फंस जा ट्यूब में अगर फंसा हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण नोशिया वॉमिटिंग होगा और उनको शॉक के सिम्टम आएंगे, फेंटिंग मतलब बेहोश टाइप की होंगी पेशेंट, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन जब एग्ज़ाम करेंगे हैं तो क्या साइन मिलेगा अपन को? पेशेंट लुक्स ईल, क्वाइट ब्लैंच, बिल्कुल कमज़ोर नज़र आएगी, पेलर नज़र आएगी, शॉक के सिम्टम रहेंगे, ठीक है। फीचर ऑफ शॉक, फॉल इन ब्लड प्रेशर एंड कोल्ड क्लैमिंग, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होने लगेंगे पेशेंट का और कोल्ड हो जाएगा बॉडी, बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज़, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल टेंस रहेगा, टेंडर रहेगा, टच करेंगे तो क्लियर है, और पीवी करेंगे तो वेजाइनल म्यूकोसा ब्लैंच वाइट रहेगा, यूट्रस लाइटली पीवी करेंगे तो यूट्रस बल्की रहेगा और पेनफुल, उनको बहुत पेन होगा, एक्सट्रीम टेंडर एंड फॉर्निक्स पैल्पेशन और द मूवमेंट ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स को अगर मूवमेंट करेंगे पीवी के थ्रू तो बहुत उनको टेंडर होगा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम। अनरप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपिक, ठीक है, पहले वाले एक्टोपिक में वो रप्चर्ड हो चुका था, स्पॉटिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, जबकि अनरप्चर्ड में अभी तक क्लॉट्स है, इसमें भी ब्लीडिंग स्टार्ट रहता है, लेकिन पूरे क्लॉट्स रप्चर नहीं होते, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या रहेगा? स्पॉटिंग ब्लीडिंग रहेगी, कॉलिकी इन नेचर पेन रहेगा क्योंकि क्लॉट्स अभी भी है, पीवी करेंगे तो यूट्रस इज स्लाइटली स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, टेंडर मास फेल्ट इन यूट्रस, जब पीवी करेंगे तो आपको मास फील होगा, ठीक है ना। क्रोनिक एंड ओल्ड एक्टोपिक, ठीक है, क्रोनिक है एंड ओल्ड है एंड अनरप्चर्ड है, ठीक है, ऐसे कंडीशन ज़्यादा डेंजर रहता है क्योंकि धीरे धीरे क्लॉट्स कैंसर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसको मेल्ट करके किसी भी तरह से बाहर निकालना हमारा मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या सिम्टम रहेगा? पेशेंट को एमनोरिया रहेगा, बिल्कुल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की तरह, लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेशेंट को वजाइनल ब्लीडिंग भी रहेगी, क्रोनिक है लेकिन स्लाइटली ब्लीडिंग रहती है डेसिडुअल, ठीक है। सिम्टम्स ब्लैडर इरिटेशन रहेगा, डिसयूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, बहुत टाइम तक होने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है वुमन को, ठीक है। साइन करेंगे पेशेंट बिल्कुल जैसे एक्यूट सिस्टम के एक्यूट एक्टोपिक के जो सिम्टम्स थे, पेशेंट इल रहेगा, पेलर रहेगी, टेम्परेचर रहेगा, टेंडर मास फेल्ट इन लोअर एब्डोमेन एंड कूलेंट साइंस मीन्स अम्बलाइकल के चारों ओर ब्लैक मास कलेक्शन रहेगा, ठीक
ठीक है, जो अम्बलाइकस वुमन के, ठीक है, वुमन के जो अम्बलाइकस के चारों ओर मास फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा, उसको कूलन साइन कहते हैं, ठीक है। बायमैनुअल एग्जामिनेशन पीवी करेंगे तो वजाइनल पेल रहेगा, यूट्रस बल्कि, ठीक है, आपको मास फॉर्मेशन फील होगा, ठीक है, एंड पीवी करेंगे, सर्विक्स को मूवमेंट करेंगे तो उनको पेन होगा, टेंडर होगा। क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन कौन से कंडीशन में हम डायग्नोज करेंगे? ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन में HCG वगैरह चेक करेंगे, हाई है तो चांसेस एक्टोपिक का। कुल्डोसेंटेसिस करेंगे, कुल्डोसेंटेसिस इससे पहले मैं पढ़ाई हूँ, इसमें क्या करते हैं, बार्थोलिन जो डक्ट है पीवी के थ्रू करते हैं, बार्थोलिन डक्ट के जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर उसमें जो भी इन्फेक्शन रहता है उससे पता चलता है कि वुमन इज हैविंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एन इन्फेक्शन, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ बीटा HCG, ठीक है, यूरिन टेस्ट वगैरह से HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉफी देखेंगे, वो उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। यूरिन से भी ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी करेंगे, सोनोग्राफी से तो कंफर्म हो जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कौन से साइट में है वो भी पता चल जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा HCG एंड सोनोग्राफी दोनों कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी, डायरेक्टली हम लैप्रोस्कोपी करके हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कौन से साइट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्लस हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के थ्रू रिमूव कर सकते हैं हम एक्टोपिक को, प्लस देख भी सकते हैं कि कौन से साइट में है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी ज़्यादा रहेगा तो उससे डायग्नोज करते हैं। एंड लैप्रोटोमी, टोटली हम एब्डोमेन सर्जरी करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन से साइट में है, प्लस उसको रिमूव कर सकते हैं क्लॉट्स को। क्लियर है? सो दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सबसे पहले एक्यूट, क्योंकि शॉक के सिम्टम है, सबसे पहले वो फेंट हो रही है, बीपी भी लो हो रहा है, तो सबसे पहले बॉडी पे फ्लूइड की जो कमी है उसको अपन को किसी तरह से कंप्लीट करना है। तो एंटी शॉक ट्रीटमेंट, अर्जेंट लेप्रोटॉमी के लिए अपन को रेडी करना है, विंगल सॉल्यूशन स्टार्ट करना है पेशेंट को, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए भी अपन को देना ही पड़ेगा, इसीलिए रेडी करके रखना है, ब्लड सैंपल क्रॉस मैचिंग करके रखना है, ये एक्यूट के लिए, ठीक है। एंड क्रोनिक के लिए, ठीक है, जो ओल्ड है तो सीधा उसको लेप्रोटॉमी ही करना है, ओल्ड है तो उसके लिए इमरजेंसी अंडर द ऑब्जर्वेशन लेप्रोटॉमी, ब्लड क्लॉट्स रिमूव बाय द सल्फिंजेक्टॉमी, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स रिमूव करेंगे और जैसे लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सल्फिंजेक्टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। दोनों ट्यूब को हम रिमूव नहीं करेंगे, अगर वो इन फ्यूचर में अगर वो कंसीव करना चाहते हैं तो जिस ट्यूब में इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, वही ट्यूब को ही रिमूव करेंगे, दूसरे ट्यूब से वो कंसीव कर सकती है अगर फ्यूचर में उनको कंसीव करना है तो। क्लियर है? ये क्रोनिक के लिए है। रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर अनरप्चर्ड है, ठीक है, उसके लिए अपन क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फॉलिंग HCG टाइटर, ठीक है, अपन को ऑब्जर्व करना है, HCG जो लेवल है वो बार बार गिरता है फिर हाई होता है, उसको कहेंगे टाइटर, तो वो ऑब्जर्व करना है अपन को। एक्टोपिक मास कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है, वो देखना है कि जो क्लॉट्स कितने सेंटीमीटर का है, एबो 40 सेंटीमीटर तो नहीं है, वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ब्लीडिंग, ठीक है, एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग और रप्चर तो नहीं हो गया है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें सिंगल डोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट 50 mg इज गिवन बाय द आईएमए, ठीक है, ये देंगे। ये सारे ये जो मिथोट्रेक्सेट है इन लोग का एक्शन यही है कि जो क्लॉट्स है उनको मेल्ट करके बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाइपरसोमोल, ग्लूकोज एंड एस्टोमाइसिन, ठीक है, ये सारे जो मेडिसिन है, जो क्लॉट्स हैं उनको सेल्स को मेल्ट करके रिलीज करने में यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो ये सारे। नाउ लास्ट इज अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं आप, जिसमें ये सारे करेंगे। लीनियर सल्फिंजोस्टोमी, लीनियर सल्फिंजोटोमी, सेगमेंटल रिसेक्शन एंड प्लकिंग आउट फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्स, एंड लास्ट में हम करेंगे सल्फिंजोटोमी, ठीक है। लीनियर सल्फिंजोस्टोमी आपको सेम लग रहा होगा लेकिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट इज अ लीनियर सल्फिंजोस्टोमी, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो जगह पे अफेक्ट, जिस ट्यूब में अफेक्टेड है, जिस
पार्ट्स में अफेक्टेड है उस जगह पर कट करेंगे लेप्रोटॉमी के थ्रू, ठीक है, और क्लॉट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, और जो कट किए हैं उसको क्वाट्रीफाई कर देंगे, बर्न कर देंगे ताकि उस जगह से ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप वो वुंड हील से वो अपने आप वो वुंड हील हो जाए। क्लियर है? ये होता है सल्फिंजोस्टोमी, ठीक है। इसमें स्टिच नहीं करते हैं, सिर्फ बर्न करते हैं उस स्पॉट को और लीव कर देते हैं ताकि अपने आप वो वुंड हील हो जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है वुमन को। नाउ नेक्स्ट इज ये हो गया सल्फिंजोस्टोमी, जबकि लीनियर सल्फिंजोटॉमी, ठीक है, सेकंड नंबर वाले राइट साइड वाले में देखिए, उसमें क्या होता है, कट करते हैं और कट करते हैं, क्लॉट्स को रिमूव करेंगे और उसको क्या करते हैं, स्टिच कर देते हैं जहाँ कट किए हैं उस जगह को, वो होता है सल्फिंजोटॉमी। जबकि लेफ्ट वाले में देख सकते हैं क्वाट्रीफाई कर बर्न करके उस जगह को अपन को छोड़ देते हैं, वो होगा सल्फिंजोस्टोमी। क्लियर? सेगमेंटल रिसेक्शन, नाम सही है, सेगमेंटल रिसेक्शन, रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ द अफेक्टेड ट्यूब, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सी वाले उसमें देखिए कि जो अफेक्टेड एरिया है उस पार्ट को कट करके रिमूव कर देते हैं, फिर दोनों ट्यूब को जॉइंट स्ट्रेच करके जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हो सेगमेंटल रिसेक्शन, मतलब उस सेगमेंट को कट करके फिर से हम जोड़ देते हैं। क्लियर है? नाउ प्लकिंग आउट फॉर द डिस्टल ट्यूब, मतलब प्लकर के थ्रू, ठीक है, प्लकर के थ्रू, ये स्पेशली जो सुपरफिशियल एक्टोपिक होता है लाइक फैम्ब्रियल में अगर हो रहा है तो उस जगह पे जनरली यूज किया जाता है प्लकिंग आउट डिस्टिबल, ठीक है। अगर वहाँ इम्प्लांट हुआ है तो उसको प्लकिंग के थ्रू आउट करके रिमूव करते हैं उस क्लॉट्स को। क्लियर है? दैट इज द प्लकिंग आउट ऑफ डिस्टल। नाउ लास्ट इज सल्फिंजेक्टोमी, ठीक है, टोटली रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लेकिन जिस जगह को अफेक्टेड है, जो ट्यूब अफेक्टेड है उसी को रिमूव करते हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो कंसीव करना चाहते हैं तो दूसरे ट्यूब से वो कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड सल्फिंजेक्टोमी। क्लियर है? दिस टॉपिक प्रेगनेंसी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।